अरे वाह भाई, आ गई दिहाड़ी, आ गई दिहाड़ी। हाँ, ताई तूने क्यों ली मेरी कमाई? वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दो सवाल। मान लीजिए 3 लोग हैं, ए, बी और सी। तीनों की इनकम है 12 लाख रुपए, लेकिन ये दे रहा है 0 टैक्स, ये दे रहा है 87,000 टैक्स और ये दे रहा है 3,74,000 रुपए टैक्स। चलिए ये छोड़िए, एक एम्प्लॉय जिसकी सैलरी है 12,75,000 रुपए, वो अपने एम्प्लॉयर से लड़ झगड़ कर 50,000 रुपए अपनी सैलरी बढ़वा देता है। फिर भी सैलरी क्रेडिट होने के दिन उससे मिलती है एग्जैक्ट सेम सैलरी। पता है क्यों? इन दोनों ही सवालों के जवाब छुपे हैं आज के वीडियो में, क्योंकि आज मैं आपको सिखाने वाला हूं ये सब कुछ एकदम आसान भाषा में। टाइप ऑफ इनकम से लेकर आईटीआर फाइलिंग तक, डिडक्शन से लेकर मार्जिनल रिलीफ तक, और गारंटी देता हूं वीडियो के एंड में आप बोलेंगे भाई मजा आया। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ जैन AKA जागरूक RJ और आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइजर। हमारे आज के वीडियो के प्रायोजक हैं स्लाइस सेविंग्स बैंक्स, जो अपने सेविंग्स अकाउंट पर दे रहे हैं फ्लैट रेपो रेट जितना इंटरेस्ट और अपनी FDs पर अप टू 7.75% इंटरेस्ट। मोर ऑन दैट लेटर। देखो, सरकार प्राइमरीली दो तरह से पैसा कमाती है। एक आपको पता ही नहीं चलता और एक आपको चुपता है और पता चलता है। जैसे कि मैंने कैमरा खरीदा 50,000 रुपए का और इसमें से 18% जो पैसा था वो चला गया सीधे सरकार के पास इनडायरेक्टली। इसे बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स, एग्जांपल है GST। वहीं आपको जो सैलरी मिलती है उसमें से कुछ पैसा या तो कट के मिलता है या बाद में आप वो पैसा सरकार के पास जमा कराते हैं। इसे बोला जाता है डायरेक्ट टैक्सेशन, एग्जाम्पल के लिए इनकम टैक्स, जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। भारत में इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया था अंग्रेजों ने सन 1922 में। उसके बाद 1961 में कानून आया इनकम टैक्स एक्ट 1961, जिसका अपडेटेड वर्जन अब 2025 में आया इनकम टैक्स एक्ट 2025 की फॉर्म में। सरकार इनकम टैक्स लगाती है इंडिविजुअल एज वेल एज कंपनीज पर, और पिछला साल भारत के इतिहास में पहला साल था जब इंडिविजुअल से कलेक्ट किया गया इनकम टैक्स कॉर्पोरेट इनकम टैक्स से ज्यादा हो गया। फाइनेंशियल ईयर 25-26 में 13 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का इनकम टैक्स सरकार ने कलेक्ट किया है। अब कुछ लोगों को डाउट होगा कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। तो भारत में फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल से और खत्म होता है 31 मार्च को। इस दौरान आपकी जो भी कमाई होती है वो इस फाइनेंशियल ईयर में कंसीडर की जाती है, और इस कमाई का जो आप रिटर्न फाइल करते हैं वो करते हैं इसके अगले साल, जिसे बोला जाता है असेसमेंट ईयर। ये काफी कंफ्यूजिंग है, इसीलिए नए टैक्स लॉ में इसे बोल दिया गया है मात्र टैक्स ईयर। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि इनकम आखिर होती क्या है। देखिए, हमारे इनकम टैक्स में भी ना इनकम की कोई एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है, लेकिन उन्हें बताया गया है कि इनकम में क्या क्या तो पक्का इंक्लूड होगा, और आपकी जो भी कमाई है उसे 5 अलग अलग हेड्स में बांटा गया है। सबसे पहले आता है सैलरी, यानी आपकी जॉब से जो कमाई होती है। दूसरा आता है हाउस प्रॉपर्टी, यानी रेंटल इनकम, आपने कोई घर, जमीन, जायदाद खरीद रखी है, उससे जो रेंट वगैरह आ रही है। तीसरा है इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन। बिजनेस जैसे कि आप कोई ट्रेडिंग कर रहे हो, आपने दुकान लगा रखी है, और प्रोफेशन जैसे कि CA, लॉयर, एक्सेट्रा। चौथा कैपिटल गेन, आपके पास जो भी एसेट्स हैं जैसे कि सोना, जमीन, शेयर, म्यूचुअल फंड, इनकी जब प्राइस बढ़ती है और उसे आप बढ़ी हुई प्राइस पर बेचते हैं और इससे आपकी जो कमाई होती है उसे बोला जाता है कैपिटल गेन। एंड बाकी सारी इनकम को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डाल दिया जाता है, फिर चाहे वो FD का इंटरेस्ट हो, आपकी डिविडेंड इनकम हो, आपने पोकर से पैसे कमाए हो, या हो सकता है आपको किसी ने बड़ा सारा गिफ्ट दे दिया हो। लेकिन आपके बैंक में आए हर पैसे को सरकार इनकम नहीं मानती। एग्जाम्पल के लिए आपके पिताजी ने या किसी क्लोज रिलेटिव ने आपको पैसे दिए गिफ्ट की फॉर्म में, वो इनकम नहीं कहलाता। इवन आपकी अगर कोई खेती बाड़ी है और उससे आपको कुछ इनकम मिलती है तो उसे भी इनकम के किसी हेड में कंसीडर नहीं किया जाता है। बेसिकली एग्रीकल्चर इन इंडिया इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टेट। हमारे यहाँ पर एक तो है संघ सूची यानी केंद्रीय सूची है, और एक है यानी सेंट्रल लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और एक है कॉमन लिस्ट। तो एग्रीकल्चर इसमें स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, और इनकम टैक्स एक्ट चलाती है भारत सरकार। क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट भारत सरकार की है तो ये एक तरीके से केंद्रीय सूची का विषय है, जबकि एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट का मैटर है। तो इसलिए एग्रीकल्चर पर भारत सरकार टैक्स लगाने का अधिकार ही नहीं रखती एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसलिए एग्रीकल्चर पर प्राइमा फेसाई इनकम टैक्स नहीं लगता। अब एक टर्म बोलने वाला हूं, घबराइएगा नहीं, समझा रहा हूं। हाउ इनकम अक्रूज। एग्जांपल के लिए आपकी जो मार्च की सैलरी है वो अप्रैल के 7th या 10th तारीख तक आपके पास आती है। अब आपकी ये जो सैलरी आपके पास अप्रैल में आई वो इस फाइनेंशियल ईयर, इस टैक्स ईयर में कंसीडर होगी या पिछले ईयर में कंसीडर होगी, क्योंकि वो एक्चुअल कमाई तो पिछले मार्च की थी। वेल, इनकम टैक्स एक्ट के तरह ये जो सारे नियम कायदे बड़े पेचीदा हैं। एग्जांपल के लिए जो सैलरी आपको अप्रैल में मिली,
लेकिन इसे ड्यू माना गया है पिछले मार्च का, तो ये पिछले फाइनेंशियल ईयर में ही टैक्स हो जाएगी। सिमिलरली एफडी जो मान लीजिए आपने 5 साल की कराई थी, उसका इंटरेस्ट आपको 5 साल के बाद आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होके मिलेगा, तब भी जिस फाइनेंशियल ईयर में जितना इंटरेस्ट बना है उस पर उसी फाइनेंशियल ईयर में आपको टैक्स देना होगा। लेकिन शेयर्स और म्यूचुअल फंड के केस में ये रूल थोड़े डिफरेंट है। मान लीजिए आपने रिलायंस का शेयर खरीदा 100 रुपए का और आज वो 1000 रुपए का चल रहा है, लेकिन आपने उसे अभी तक बेचा नहीं है। इवन दो ऑन पेपर आपकी 900 रुपए की कमाई है, आपकी जो ऐप है ब्रोकिंग की उसमें भी आपको कमाई दिख रही है, लेकिन इस शेयर को आप जब तक बेचेंगे नहीं तब तक आपके इनकम टैक्स पर्पसेस से ये कैपिटल गेन कंसीडर नहीं होगा। इसके ठीक उलट अगर आपके पास 2 से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है तो आपकी तीसरी प्रॉपर्टी, फिर चाहे आपने उसे रेंट पर नहीं भी दिया हो, तब भी उस पर एक नोशनल रेंट मानकर, एक डीम्ड रेंट मानकर सरकार आपसे टैक्स लेगी। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि आपके बैंक में आने वाला हर रुपया आपकी इनकम नहीं होता, और जो इनकम होता भी है वो इस साल में टैक्स होगा या आने वालों सालों में टैक्स होगा, इसके लिए हमें कुछ रूल्स रेगुलेशन पता होने चाहिए। अब चूंकि बात यहां पर एफडी की हुई है तो हमारे आज के स्पॉन्सर स्लाइस की बात कर लेना जरूरी है, क्योंकि स्लाइस आपको दे रहा है 100% रेपो रेट जितना इंटरेस्ट। मतलब आरबीआई जो अपनी रेपो रेट डिसाइड करती है वो जैसे घटती बढ़ती है एग्जैक्टली उतना सेविंग्स अकाउंट पर आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। फिलहाल ये रेट चल रही है 5.25%, तो आपको इनके सेविंग्स अकाउंट में रखे हुए पैसे पर भी 5.25% इंटरेस्ट मिलेगा। आपका ये इंटरेस्ट डेली क्रेडिट और कंपाउंड होता है, मतलब इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, तो इफेक्टिव रेट 5.25 से भी ज्यादा होगी। इसके साथ ही स्लाइस बैंक में डीआईसीजीसी की 5 लाख तक की इंश्योरेंस के साथ अगर आप एफडी कराते हैं 1.5 ईयर की, तो उस पर मिलेगा 7.75% इंटरेस्ट रेट। स्लाइस एक न्यू एज डिजिटल बैंक है जिसका पेपरलेस अकाउंट आप मात्र 5 मिनट में खोल सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अब वापस आते हैं उन 3 लोगों पर जिनकी ग्रॉस इनकम तो सेम ही थी लेकिन उन पर अलग अलग टैक्स लग रहा था। इसके पीछे कारण है कि भारत में इनकम टैक्स 2 अलग तरीके से लगता है। पहला है स्लैब रेट के हिसाब से, ये प्रोग्रेसिव होता है, मतलब जितनी ज्यादा कमाई होती है उतनी ज्यादा रेट पर बाकी वाली कमाई पर आप पे टैक्स लगेगा। और दूसरे होते हैं स्पेशल रेट, इसमें फिर चाहे आप 1 रुपए कमाओ या करोड़ रुपए, आप पर एक फ्लैट रेट के हिसाब से टैक्स लगेगा। एग्जाम्पल, आपने जो भी पोकर खेलकर, गैम्बलिंग से या क्रिप्टो से भी कमाया है उस पर गवर्नमेंट फ्लैट 30% टैक्स लगाती है। अगर आप शेयर्स या म्यूचुअल फंड में डील करते हैं तो आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उस पर सरकार 12.5% के हिसाब से टैक्स लगाती है, और अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, मतलब कुछ ही समय में खरीद कर बेच दिया, तो उस पर सरकार 20% टैक्स लगाती है। चलिए पहले स्लैब रेट को पूरी तरह समझते हैं। हमारे यहाँ इस समय 2 स्लैब रेट चल रही है, एक है ये न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से और एक है ये स्लैब रेट ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से। आपके पास ऑप्शन है कि आप दोनों में से कोई भी चुन सकते हैं। अब आप में से कुछ समझदार लोग बोलेंगे अरे ये न्यू टैक्स रिजीम ही हमें चुननी चाहिए क्योंकि देखो इसमें कितना कम टैक्स लग रहा है, यहाँ पर तो कितना ज्यादा टैक्स लग रहा है। आप लॉजिकली बात सही बोल रहे हैं, लेकिन ये आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम में अपने कुछ फायदे हैं जो आपके टैक्स को कम कर देते हैं, जो कि न्यू टैक्स रिजीम में नहीं है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन एक बात जान लीजिए कि अगर आपकी जो इनकम है वो केवल सैलरी या एफडी वगैरह से आ रही है, कैपिटल गेन से आ रही है, आपकी किसी प्रकार की बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम नहीं है, तो आप हर साल रिटर्न फाइल करते समय चूज कर सकते हैं कि आपको अपना रिटर्न न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से भरना है या ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से। और ये डिसीजन लेने से पहले आपको समझना होगा एग्जम्पशन और डिडक्शन। देखो, एग्जम्पशन आपको मिलने वाला वो पैसा है जो सरकार इनकम टैक्स की नजर में कंसीडर ही नहीं करती। एग्जाम्पल के लिए आपका पीपीएफ से जो इंटरेस्ट आया या फिर ओल्ड टैक्स रिजीम में स्पेसिफिकली आपको जो एचआरए मिल रहा है या एलटीए मिल रहा है अपने एम्प्लॉयर से, ये एग्जम्प्ट इनकम का पार्ट होते हैं। मतलब इनकम टैक्स को इस पर्टिकुलर इनकम से कोई लेना देना नहीं है। मतलब आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम होती है उसमें पहले से ही एग्जम्प्ट इनकम को हटा दिया जाता है। अब जो इनकम बची है क्या उस पूरे पे टैक्स देना होता है? जी नहीं, उसमें भी सरकार आपको देती है डिडक्शन। डिडक्शन माने कटौती। सरकार ये कहती है कि आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है ना, उसमें अलग अलग डिडक्शंस लगाकर उसे आप थोड़ा और कम कर सकते हैं, और जो बची हुई इनकम है उसी पर आप टैक्स दीजिए। न्यू टैक्स रिजीम में तो केवल एक ही मेजर डिडक्शन है, वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो मिलता है केवल सैलरी वाले एम्प्लॉय को। वो है 75,000 रुपीज का। मतलब आपकी जो भी सैलरी इनकम है उसमें से 75,000 तो आप पहले से ही उड़ा दीजिए। लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम में बहुत सारे डिडक्शन मिलते हैं, जैसे कि ईपीएफ, पीपीएफ, ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट, आपका होम लोन का इंटरेस्ट, आपने जो हेल्थ या टर्म इंश्योरेंस खरीदी अपने लिए, इवन आपके पेरेंट्स के लिए, ये सारे के सारे खर्चे आप डिडक्ट कर देंगे। उसी के बाद जो पैसा बचेगा उस पर ही आपको टैक्स देना है। इसको अगर आसान भाषा में समझें तो कुछ चीजें आप सरकार को टैक्स देने से पहले खरीद लेते हो तो इफेक्टिवली वो चीज आपको सस्ती पड़ती है और आपका ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी
कम हो जाता है। अब चूंकि न्यू टैक्स रिजीम में ज्यादातर एग्जम्पशंस और डिडक्शन सरकार अलाउ ही नहीं करती, इसीलिए उन्होंने रिलीफ दिया है इन टर्म्स ऑफ टैक्स स्लैब। आपको न्यू टैक्स रिजीम में जो स्लैब्स दिखेगी वो काफी ज्यादा लीनियंट दिखेगी इन कंपैरिजन टू ओल्ड टैक्स रिजीम। अब चलो कैलकुलेशन करते हैं और न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से करते हैं। मान लीजिए आपकी जो इनकम है, सैलरी इनकम है, वो 25 लाख रुपए की। इसमें कोई एग्जम्पशन आपके पास अवेलेबल ही नहीं है। डिडक्शन की बात करें तो एक बड़ा डिडक्शन है स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपए का। इसको हटाने के बाद आपकी जो टैक्सेबल इनकम हो गई वो हो गई 24,25,000 रुपए। न्यू टैक्स रिजीम की आपके पास ये स्लैब है, तो जो आपके पहले 4 लाख रुपए की कमाई है उस पर लगेगा 0% के हिसाब से 0 टैक्स। फिर अगले 4 से 8 लाख रुपए पर आपको देना होगा 5% के हिसाब से 20,000 रुपए टैक्स। 8 से 12 लाख तक इन 4 लाख रुपयों पर आपको 10% के हिसाब से देना होगा 40,000 रुपए टैक्स। 12 से 16 लाख तक आपको 15% के हिसाब से देना होगा इन 4 लाख पर 60,000 रुपए टैक्स। वैसे ही 16 से 20 लाख रुपए तक आपको देना होगा 80,000 रुपए टैक्स और 20 लाख से 24 लाख रुपए तक देना होगा आपको 1 लाख रुपए टैक्स। 24 लाख से आप जितना भी ज्यादा कमाओगे उस पर आपको 30% टैक्स देना होगा। यानी 24 लाख के बाद जो आपने 25,000 रुपए कमाए, इस पर 30% के हिसाब से आपका 7,500 रुपए टैक्स कट जाएगा। ये कुल मिलाकर हुआ 3,07,500 रुपए। अब देखो, टेक्निकली आप 30% टैक्स स्लैब में हो, मतलब 24 लाख के ऊपर आपकी अब जितनी भी कमाई बढ़ेगी उसमें से 30% तो आपका इनकम टैक्स कटेगा ही। लेकिन यहां तक आपका जो इफेक्टिव टैक्स बना है वो अभी बना है 12.7%। अब देखो, जो हमारी सरकार है, निर्मला ताई मोदी जी, वो बहुत दयालु है। वो बोलते हैं कि देखो, एग्जम्पशन डिडक्शन तो अब न्यू टैक्स रिजीम में कुछ बचे नहीं, लेकिन आपका जो टैक्स बन चुका है उस पर भी हम आपको कुछ राहत दे देते हैं। इसे बोला जाता है सेक्शन 87 के तहत रिबेट। न्यू टैक्स रिजीम में बड़ा सिंपल सा रूल है, अगर आपकी कमाई 12 लाख रुपए तक की है तब तक आप पे जो भी टैक्स बनेगा वो माफ है। लेकिन अगर आपकी टैक्सेबल इनकम हो गई 12 लाख 1 रुपए तो आपको ये 87A की रिबेट नहीं मिलेगी। ओल्ड टैक्स रिजीम में ये रिबेट बहुत कम है, 5 लाख रुपए तक जो 12,500 रुपए टैक्स बनता है वहां तक ये रिबेट आपको मिलती है। अब एक बात ध्यान रखो, ये रिबेट आपको मिलती है सिर्फ उस इनकम पर जो स्लैब रेट के हिसाब से कैलकुलेट होती है। जो भी इनकम स्पेशल रेट से कैलकुलेट होती है, फिर चाहे वो आपकी पोकर गैम्बलिंग वाली इनकम हो, चाहे आपकी क्रिप्टो वाली इनकम हो, चाहे आपकी कैपिटल गेन वाली इनकम हो, उन सब पे आपको ये रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब देखो, सरकार ने सोचा कि जनता जागरूक हो चुकी है, इनसे अगर स्लैब रेट बढ़ाकर पैसा लिया तो इनको पता चल जाएगा, कुछ नया जुगाड़ लगाते हैं। तो यहां पे सरकार जुगाड़ लेकर आई सेस एंड सरचार्ज का। ये सेस और सरचार्ज क्या है? तो सरकार ये कहती है कि हमारे यहाँ जो स्वच्छता है, हमारे यहाँ की जो एजुकेशन है, हमारे यहाँ जो हेल्थ केयर है, वो ऑप्टिमम नहीं है। हम उसमें और ज्यादा निवेश करना चाहते हैं, हमारी एजुकेशन को वर्ल्ड क्लास बनाना चाहते हैं, और इसको बनाने के लिए पैसा कहां से आएगा? आप लोग ही देंगे। तो पहले सरचार्ज समझते हैं। सरचार्ज है अमीर होने का टैक्स। अगर आपकी टोटल कमाई 50 लाख रुपए तक की है तो आप पे कोई सरचार्ज नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही आपकी कमाई 50 लाख रुपए से ज्यादा बढ़ी तो आप पर 10% से स्टार्ट करके अप टू 37% सरचार्ज लगेगा। एग्जाम्पल के लिए आपकी 70 लाख रुपए की कमाई है जो 50 लाख रुपए से ज्यादा है, इस पर आपका जो बेसिक टैक्स बनता है वो करीब 16,80,000 रुपए बनता है। अब सरकार बोलेगी भाई तुम तो बहुत कमा रहे हो, तुम और टैक्स दो। कितना परसेंट? 10%। तो ये 16,80,000 प्लस इसका 10% जुड़कर आपके ऊपर टैक्स बन जाएगा 18,48,000 रुपए। लेकिन सरकार यहाँ पे रुकी नहीं। सरकार ने बोला हमारे जो एजुकेशन है, हेल्थ है, इवन भारत की जो साफ सफाई है वो बढ़िया नहीं है, हमें बढ़िया करना है, उसके लिए हमें और पैसा चाहिए। और वो पैसा कौन देगा? आप ही लोग दोगे। तो सरकार कंसेप्ट लेकर आई सेस का। ये कभी स्वच्छ भारत सेस बन जाता है, कभी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बन जाता है, और ये लगता है 4% की रेट पर। यानी 70 लाख रुपए वाले एग्जाम्पल में इन दोनों को जोड़कर इस पर एडिशनल 4% के हिसाब से 73,000 रुपीज का सेस और बनेगा। मतलब टैक्स 16,80,000 नहीं, 19,21,920 रुपए का बनेगा। तो देखो, सबसे पहले आपकी स्लैब रेट या स्पेशल रेट के हिसाब से बेसिक टैक्स कैलकुलेट होता है। उसके बाद अगर आपकी 50 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई है तो उस पर सरचार्ज लगेगा। 50 लाख से कम कमाई है तो उस पर 0% के हिसाब से सरचार्ज लगेगा, मतलब सरचार्ज 0 रहेगा। और इन दोनों को जोड़ने के बाद इस पर 4% के हिसाब से सेस लगेगा, और ये बनेगी आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी।
अब शुरू में मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे, उसमें से एक क्वेश्चन का आंसर मैं यहां पे दे रहा हूं। वो एम्प्लॉय जिसकी सैलरी थी 12,75,000 रुपए, उसने अपने बॉस से झगड़ा करके अपनी सैलरी 50,000 रुपए से बढ़ा ली और अब उसकी सैलरी हो गई 13,25,000 रुपए। फिर भी उसकी इन हैंड सैलरी इनकम टैक्स कटने के बाद सेम ही रहेगी। समझाता हूं क्यों। तो देखो, जो 12,75,000 रुपए की सैलरी है उसमें 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन हटाने के बाद नेट टैक्सेबल सैलरी बचेगी 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए पे 60,000 रुपए का टैक्स बनता है, लेकिन 87A की रिबेट मिल जाती है 60,000 रुपए तक की, तो इसका टैक्स हो जाएगा 0। अब दूसरे केस में जब सैलरी 50,000 रुपए बन गई तो उसकी ग्रॉस टोटल इनकम हुई 13,25,000 रुपए, जिसमें 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन हटाने के बाद उसकी टैक्सेबल इनकम हो गई 12,50,000 रुपए। इस 12,50,000 रुपए पर चूंकि 12 लाख रुपए से ज्यादा है, कोई भी 87A की रिबेट नहीं मिलेगी। तो इस पे टैक्स कितना बनेगा? 12 लाख तक का टैक्स बनता है 60,000 रुपए और बचे हुए 50,000 रुपए पर 15% के हिसाब से टैक्स बनेगा 7,500 रुपए। कुल मिलाकर 67,500 प्लस 4% सेस और जोड़ देंगे तो टैक्स हो जाएगा 70,200 रुपए। ये तो ऐसी बात हो गई, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। सैलरी तो 50,000 रुपए से बढ़ी, लेकिन टैक्स बढ़ गया 70,200 रुपए। तो ये आदमी सोचेगा ना, मैंने तो लड़ झगड़ के सैलरी बनाई, जितनी सैलरी बढ़ी उससे ज्यादा तो नुकसान हो गया टैक्स की फॉर्म में। तो यहाँ पे ना हमारी सरकार दयालु है, उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं होने देंगे हम, क्योंकि आपकी इनकम 50,000 रुपए से ही बढ़ी है लेकिन आपका टैक्स बढ़ गया है 70,200 रुपए, तो यहाँ पर हम आपको देंगे मार्जिनल रिलीफ। आपकी तो जितनी इनकम बढ़ी है उतना पूरा मुझे टैक्स की फॉर्म में दे दो, बचावा जो 20,200 रुपए है वो हम आपको मार्जिनल रिलीफ की फॉर्म में माफ कर देते हैं। मतलब ये जो 50,000 रुपए की पूरी इनकम है वो सरकार टैक्स की फॉर्म में ले लेगी, एम्प्लॉयर से पैसा सीधा निर्मला ताई के पास चला जाएगा और आपको मिलेगा ठेंगा, लेकिन चलो नुकसान नहीं होगा। तो स्लैब रेट का कंसेप्ट पूरी तरह से समझ आ गया आपको। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर, जहां पे वो 3 आदमी थे, तीनों की इनकम 12 लाख रुपए थी। पहले की इनकम जो 12 लाख रुपए की थी वो थी सैलरी से, दूसरे की जो इनकम थी 12 लाख रुपए की वो थी स्टॉक्स के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, और जो तीसरे की 12 लाख इनकम थी वो थी गोवा में पोकर खेलने से। अब देखो, पहले वाले सैलरी का एग्जाम्पल तो मैंने आपको कई बार बता दिया, इस पे आपका जो टैक्स बनेगा वो 0 बनेगा। दूसरे एग्जाम्पल में टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, वेरी इंटरेस्टिंग। अभी जो बी है इसकी ये पूरी 12 लाख रुपए की इनकम है, कैपिटल गेन की इनकम। अभी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की रेट है, मेरे कहने से मान लो कि ये 12.5% के हिसाब से, तो क्या 12 लाख पर पूरे 12.5% के हिसाब से टैक्स बन जाएगा? एक्चुअली नहीं। इस इनकम पर उसे 2 फायदे मिलेंगे। पहला मिलेगा उसे बेसिक एग्जम्पशन का फायदा। तो न्यू टैक्स रिजीम में जो पहली 0 से 4 लाख रुपए तक की इनकम है, ये कैपिटल गेन के केस में एग्जम्प्ट इनकम कंसीडर की जाती है। मतलब इसके 12 लाख रुपए में से पहले 4 लाख रुपए पर इसे कोई टैक्स नहीं देना है। अब बचे हुए जो 8 लाख रुपए की कैपिटल गेन इनकम है, क्या इस पूरे पर टैक्स दे देना है? यहां पे भी बोला सरकार ने कि हम बड़े दयालु हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से पैसा कमाते हो तो उसमें हम आपको एक और एग्जम्पशन दे देते हैं। वो एग्जम्पशन है कितने का? 1.25 लाख रुपीस का, 1,25,000 रुपए का। तो बचे हुए 8 लाख रुपए में से 1,25,000 रुपए और कम करने पड़ेंगे, तो इसकी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम बचेगी वो बचेगी 6,75,000 रुपए, जिस पर 12.5% की रेट के हिसाब से और सेस जोड़कर जो टैक्स बनेगा लगभग 87,000 रुपीस का बनेगा। लेकिन जो तीसरा व्यक्ति है उसने 12 लाख रुपए कमाए हैं गोवा में पोकर खेल के, या फिर उसने कमाए हैं क्रिप्टो से, या फिर उसने कमाए हैं केबीसी में जाकर। इन तीनों ही केस में सरकार ने बोला भाई ये अच्छी कमाई नहीं है, इस पे हमारी पूरी नजर है, आप इस तरह से पैसा मत कमाओ, इस पर हम लेंगे पूरे 30% के हिसाब से टैक्स, और यहाँ पे आपको बेसिक एग्जम्पशन का कोई फायदा नहीं मिलने वाला, यहाँ पे अलाउड ही नहीं है। तो जो आपने 12 लाख रुपए कमाए हैं, सीधा सीधा उस पे 30% के हिसाब से 3,60,000 रुपए टैक्स बनेगा, प्लस 4% सेस जोड़ लो तो लगभग 3,74,000 रुपए आप टैक्स में हमें दे दो। अब यहां तक उम्मीद करता हूं कि आपको स्लैब रेट की, स्पेशल रेट की, बेसिक एग्जम्पशन, डिडक्शन, सब कुछ की गणित क्लियर समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं भरोसे की। सरकार को आप पर रत्ती भर भरोसा नहीं है, और न्यू टैक्स रिजीम का लाने के पीछे भी यही लॉजिक था, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या था, बहुत सारे एग्जम्पशन डिडक्शन थे। तो कुछ लोग क्या करते थे भाई, एचआरए का एग्जम्पशन उठाने के लिए अपने पेरेंट्स को ही सैलरी दे देते थे, या कुछ भी डिडक्शन डाल देते थे। एग्जाम्पल के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम डाल दिया 1.5 लाख रुपए, और पता ही नहीं उन्होंने इतना प्रीमियम दिया है कि नहीं। अब हाँ, टेक्नोलॉजी से सब सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन सरकार ने सोचा हम इतनी मेहनत क्यों करें, हम न्यू टैक्स रिजीम लेकर आते हैं, थोड़ा सा इनको फायदा देते हैं और इसमें सारे एग्जम्पशन डिडक्शन उड़ा देते हैं। इसी तर्ज पर सरकार के कुछ और भी कंसेप्ट हैं जो प्रूव करते हैं कि भाई उन्हें आप पर भरोसा नहीं है। इसमें सबसे पहला कंसेप्ट आता है टीडीएस। फिर चाहे आपकी सैलरी इनकम हो या फिर से आप मूनलाइटिंग करते हो, आपको फ्रीलांसर की तरह पैसा दे रहे हैं, इन सारी ही कमाई पर जहां से आपके पास पैसा आ रहा है उसके ऊपर सरकार ने जिम्मेदारी डाल दी
कि भैया इसका टीडीएस काट के ही इसे पेमेंट करो। अब एम्प्लॉयर्स को तो ये क्लियरली बोल दिया है कि आपके एम्प्लॉय का जितना भी टैक्स बनता है उसकी सैलरी पर, वो पहले से ही टीडीएस काट के ही उसे दो। इवन जो फ्रीलांसर की फॉर्म में या कंसल्टेंट की फॉर्म में भी पैसा मिल रहा है, उस पर भी सरकार ने बोल दिया है कि भाई इस पर 30,000 रुपए से ज्यादा अगर पैसा बने तो उस पर भी आप 10% टैक्स काट के ही उसे दो। अब कुछ केसेस में हो सकता है कि भाई ये 10% तो मेरा टैक्स बनना ही नहीं चाहिए, मैं तो 4 लाख की एग्जम्पशन लिमिट के नीचे ही हूं, तो बोलेगी सरकार कोई बात नहीं, वो आप जब रिटर्न फाइल करोगे तब हम देखेंगे, एक बार तो आपको टैक्स कट के ही मिलेगा। इससे सरकार को 2 फायदे हुए। एक तो उसे इंडिविजुअल एम्प्लॉय तक या इंडिविजुअल फ्रीलांसर तक स्क्रूटनी करने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्हें सिर्फ एम्प्लॉयर को पकड़ने की जरूरत है। एक एम्प्लॉयर को पकड़ा, उसके रिकॉर्ड चेक किए तो हो सकता है उसके अंदर 100 एम्प्लॉय हो, 200 एम्प्लॉय हो, 2000 एम्प्लॉय हो, 20,000 एम्प्लॉय हो। सबको पकड़ने की जगह सिर्फ इस एक एम्प्लॉयर को पकड़ना है और इससे कंप्लायंस करवानी है। और साथ ही साथ रिकॉर्ड में भी सरकार के दर्ज हो गया कि भैया देखो इस पैन कार्ड वाले व्यक्ति का इतना टीडीएस कटकर हमारे पास आया है, मतलब इसकी इतनी कमाई है जो ऑलरेडी उनके रिकॉर्ड्स में है। अब जब वो रिटर्न फाइल करेगा तो उसे एटलीस्ट इतनी इनकम तो दिखानी ही पड़ेगी। मतलब टीडीएस एक तरह से सरकार के पास टैक्स तो चला गया, प्लस आपकी कमाई का लेखा जोखा भी सरकार के पास चला गया। और ये जो टीडीएस है जमा होता है आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट। पैन कार्ड को आप समझ सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपका आईडी प्रूफ है। जितनी भी जगह से आपका टीडीएस कट रहा है, फिर चाहे वो आपका एम्प्लॉयर काट रहा है, आपका क्लाइंट काट रहा है, या आपकी बैंक आपकी एफडी पर जो इंटरेस्ट बन रहा है उस पर टीडीएस काट रही है, ये सारा के सारा टैक्स सरकार के पास एडवांस में जमा होता चला जाता है। यहां पे सरकार ने बोला कि देखो जो कमाई है वो तो हमें पता चल गई, लेकिन ये आदमी खर्चे भी बड़े बड़े कर रहा है, हमें कैसे पता चलेगा कि इसने खर्चा क्या किया है। तो यहां पे सरकार कंसेप्ट लेकर आई टीसीएस। हमारे कुछ बड़े खर्चे, जैसे कि हमने कोई कार खरीदी है या हम फॉरेन ट्रैवल पर जा रहे हैं, इन पर लगता है टीसीएस। आपने कोई 5 लाख रुपए का ट्रैवल टूर का पैकेज खरीदा, सरकार उस पर 2% टीसीएस लगाती है। मतलब इफेक्टिवली आपको उस ट्रैवल कंपनी को 5 लाख के ऊपर 2% और पैसे देने हैं, 10,000 रुपए और देने। ये 10,000 रुपए आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट टैक्स की फॉर्म में जमा हो गए, लेकिन सरकार को पता चल गया कि देखो इसने 5 लाख रुपए खर्च किए हैं। अब जब आप रिटर्न फाइल करोगे और आपने रिटर्न ही मात्र 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख का करा, तो सरकार बोलेगी तूने 5 लाख रुपए खर्च कैसे किए। आपके पास जरूर आ सकता है नोटिस। वैसे ही कार खरीदने पर भी आपका टीसीएस लग जाता है और सरकार को पता चल जाता है कि देखो भाई इसने गाड़ी तो 15 लाख रुपए खरीदी है, लेकिन इसकी इनकम तो 2 लाख रुपए की दिख रही है, ऐसा कैसे। और इसमें लास्ट चीज आ जाती है एडवांस टैक्स। सरकार ने बोला है कि भाई फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले पहले आपका जितना भी टैक्स बन रहा है ना, 31 मार्च से पहले मेरे पास पूरा के पूरा आ जाना चाहिए। मतलब 31 जुलाई की जो डेडलाइन है इंडिविजुअल्स के लिए, उस दिन आप रिटर्न भले ही फाइल करो, लेकिन मेरे पास टैक्स 31 मार्च से पहले पहले आ जाना चाहिए, नहीं तो मैं आपसे इंटरेस्ट और पेनल्टी चार्ज करूंगा, वो भी काफी हाई रहती है। 1% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट और पेनल्टी भी काफी सारी लगती रहती है। मतलब टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, ये सब आप ही का टैक्स का पैसा है जो सरकार के पास थोड़ा करके जमा होता चला जाता है। और सरकार कहती है कि 31 मार्च पे मैं कैलकुलेट करूंगी कि इस पूरे साल में आपकी कितनी कमाई हुई, उसके अगेंस्ट आपने कितना टीडीएस प्लस टीसीएस प्लस एडवांस टैक्स जमा करा दिया है। अगर आपकी जितनी इनकम टैक्स बन रही है उससे ज्यादा आपने जमा करा दिया है, तो हम आपको जब रिटर्न फाइल करोगे उसके बाद हम इसमें से जो पैसा एक्स्ट्रा होगा वो बहुत ही जल्दी 6, 7, 8 महीने, साल भर में रिफंड कर देंगे। और मान लो ये तीनों जोड़ के आपका पैसा कम हो रहा है, तो हम आपसे लेंगे बचा हुआ अमाउंट, वो भी इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ। तो जो लोगों को मिसकंसेप्शन होता है ना कि भाई रिटर्न फाइल करने के साथ आपको टैक्स देना है, आपको टैक्स दे देना है पूरा के पूरा एडवांस टैक्स के शेड्यूल के हिसाब से। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने एम्प्लॉयर को सारी इनकम डिस्क्लोज करते रहें, ताकि आपको हेडेक नहीं लेनी पड़े, एडवांस टैक्स वगैरह भरना नहीं पड़े, और आपका एम्प्लॉयर टाइम बाय टाइम आपका टीडीएस की फॉर्म में टैक्स सरकार के पास जमा कराता रहे। और आप सोच नहीं सकते कि आपकी कितनी सारी इंफॉर्मेशन सरकार के पास है। आपने कौन से स्टॉक्स खरीदे बेचे हैं, किन बैंक्स में आपका पैन कार्ड है, आपके एम्प्लॉयर ने आपको कितनी सैलरी दी है, किस किस फ्रीलांसर ने आपको कितना पैसा दिया है, आपके कौन से बैंक अकाउंट से बड़े ट्रांजैक्शन हुए हैं, आपने फॉरेन में जाकर कितना खर्चा किया है, ये सारी इंफॉर्मेशन सरकार के पास है। और अगर आपको देखनी है तो अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अपना AIS या फिर TIS। ये आपकी टैक्स इन्फॉर्मेशन की समरी होती है या एनुअल इन्फॉर्मेशन की समरी होती है, जिसमें आपके सारे लेखा जोखा वहां पर सरकार के पास होते हैं। इसके अलावा 2 और फॉर्म है जो इंटरेस्टिंग है। पहला फॉर्म है फॉर्म 26AS। इसमें स्पेसिफिकली आपका जहां पर जितना TDS कटा है, जिस एम्प्लॉयर ने, जिस क्लाइंट ने आपका कितना टैक्स काटा है, किस बैंक ने आपका कितना टैक्स काटा है, उसका पूरा डेटा होता है। और फॉर्म 16 होता है आपके और आपके एम्प्लॉयर के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हुए, कितनी आपको उसने सैलरी दी है, कितनी परक्यूसिट्स दी है, उसमें से कितना HRA है, कितना LT है, कितना टैक्स कटा है, वो फॉर्म 16 में आपको मिलता है। अब नए जो इनकम टैक्स लॉ है उसमें ये सारे फॉर्म्स के नंबर बदल के ये वाले रख दिए।
अब कई लोग बोलते हैं ना इनकम टैक्स बचाने के लिए दुबई चले जाओ, वहां पे तो बिल्कुल इनकम टैक्स नहीं लगता। ऐसा वो इसलिए बोलते हैं कि आप पर टैक्स लगेगा कि नहीं, इनकम टैक्स भारत में डिपेंड करता है आपके रेजिडेंशियल स्टेटस पर। अगर आप एक साल में 182 दिन से कम रहते हो भारत में तो आप भारत के नॉन रेजिडेंट कहलाते हो, और जिस कंट्री में आप रह रहे हो आपको वहां पे टैक्स देना पड़ेगा। शायद इसीलिए टेक्निकल गुरुजी दुबई जाके रहते हैं, लेकिन इसमें काफी सारे न्यूआंसेस हैं। अगर इस पे आप गहराई से वीडियो चाहते हो कि फॉरेन में जाकर आपका टैक्स बचेगा कि नहीं, तो कमेंट कर देना, बना दो उस पर एक डिटेल वीडियो, बाद में बनाऊंगा। अब बड़ा सवाल कि भैया इनकम टैक्स का रिटर्न किसको फाइल करना होता है। तो मेरी समझ से तो अगर आपकी छोटी मोटी भी कमाई है तो भी आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न जरूर फाइल करें। लेकिन कानून ये कहता है कि अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपए या बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। आप बोलोगे भाई मेरी तो 8 लाख रुपए की इनकम है, इसमें वैसे भी कुछ टैक्स बन नहीं रहा है, मैं रिटर्न क्यों फाइल करूं? कई सारे रीजन है। पहला तो कानून के हिसाब से मैंडेटरी है, भले ही आपका निल रिटर्न बनेगा, मतलब जीरो टैक्स वाला रिटर्न बनेगा, लेकिन आपको रिटर्न भरना जरूरी है। इसके अलावा मान लो आपका बैंक में एफडी में कहीं ना कहीं टीडीएस कटा हुआ होगा, किसी क्लाइंट ने पैसा दिया होगा उसने टीडीएस काट लिया होगा, तो निल रिटर्न से आपका जो एडवांस में जो भी टैक्स जमा हुआ है, मान लो 20, 25, 50,000 रुपए का, आप जब रिटर्न फाइल करोगे तो आपको ये पैसा रिफंड में मिल जाएगा। इसके अलावा आप फ्यूचर में कभी वीजा अप्लाई करने जाओगे या फिर लोन लेने जाओगे तो भी आपकी 2 से 3 साल की इनकम टैक्स की हिस्ट्री वो मांगते हैं, आपको आसानी होगी। इसलिए आपकी जितनी भी कमाई है मैं सजेस्ट करूंगा, बड़ा आसान है। इनकम टैक्स के 4 तरह के फॉर्म होते हैं, ITR 1, 2, 3, 4। ITR 1 तो बहुत ही सिंपल है, जिस पर हमने कई बार डिटेल्ड वीडियो बना रखे हैं। 2, 3, 4 थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, जिसे भी आप अपने टैक्स कंसल्टेंट की मदद से फिल करवा सकते हैं। अब देखो वीडियो में जो यहां तक रुके मुझे पता है इसीलिए रुके हैं क्योंकि उनको मजा आ रहा है, तो प्लीज कमेंट कर देना मजा आया, मैं गिनूंगा कितने कमेंट आ रहे हैं। और स्लाइस जैसा बढ़िया स्पॉन्सर मिला है जिनका सेविंग्स अकाउंट भी बहुत बढ़िया है, उसके साथ क्रेडिट कार्ड वगैरह भी मिलता है, इनकी UPI की भी सुविधाएं अच्छी है जिसपे बढ़िया कैशबैक भी ये देते हैं। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से जाके उनका लिंक जरूर चेक करें, 5 मिनट में अपना अकाउंट खोल सकते हैं। अब देखो शाम बहुत हो गई है, मैं खत्म करता हूं मेरी सिट्रस क्लाउड कॉफी। आप जहां भी हो मजे करो। जय हिंद।